हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह वेलकम करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में, जहां पर मिलता है आपको फ्री एजुकेशन फ्रॉम क्लास 6 to 12th। मतलब यहां पर आपको कुछ चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरीके का गोल्ड सब्सक्रिप्शन या प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आपके लिए लेकर के आए हैं बिल्कुल 100% फ्री एजुकेशन, वो भी सभी स्टेट बोर्ड्स के लिए। साथ ही आप इसके साथ हिंदी मीडियम के सीबीएसई के स्टूडेंट्स हैं, तो उसको भी हम पूरा कवर कर रहे हैं। हम इसी सिलसिले में आपके साथ में मिल रहे हैं भौतिकी के साथ, और हमारी पूरी टीम आपके साथ मिलती है अपने अलग अलग सब्जेक्ट्स के साथ। तो जैसा कि आपको हम पर है विश्वास और हमें आप पर है पूरा विश्वास, तो हम जरूर होंगे कामयाब। शुरू कर लेते हैं हम इसी सेशन को, इसी बात से स्टार्ट करते हैं। भाई, हमारा आज से जो ये सेशन स्टार्ट हो रहा है, यहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की। मतलब कि भाई हमने अब तक कॉन्सेप्ट वीडियोस के जरिए देख लिए एक एक कॉन्सेप्ट्स को, मतलब एक एक टॉपिक्स को। फिर इसके बाद हम लोगों ने देखे अपने वन शॉट्स वीडियोस के साथ में, जहां पर हमने पूरे चैप्टर को रिवाइज किया। हमने एनसीईआरटी क्वेश्चंस को देखा, हमने एग्जाम्पलर को देखा, हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी देख लिया। मतलब अब हम हर तरीके से हो चुके हैं प्रिपेयर। तो करें क्या? तो हमें यह करना है कि क्या पिछले सालों में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे, एक बार जरा उसको भी देखते हैं और क्रॉस चेक कर लेते हैं कि हमने जो अब तक पढ़ा था, क्या ये पूरा का पूरा प्रश्न पत्र हमने जो पढ़ लिया है उसी में से है क्या हमें पूरा बन रहा है। और साथ ही हमें यह भी पता चल जाएगा कि जो एग्जाम का जो पैटर्न होता है उसमें किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो चलिए इसी बात से हम स्टार्ट करते हैं आज के सेशन में, जो कि है भाई 2021, जी हां 2021 में पूछे गए बोर्ड के क्वेश्चंस की। तो भैया बोर्ड के क्वेश्चंस में जो पूछे गए थे, तो यहां पर जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं वो विज्ञान सब्जेक्ट का होता है पेपर। अब विज्ञान में तो भाई बायोलॉजी भी आती है, जीव विज्ञान भी आती है, हमारी केमिस्ट्री रसायन शास्त्र भी आती है, और भौतिकी भी आती है, फिजिक्स भी आता है भाई। तो फिर हम इसमें पूरी नहीं कर रहे हैं चर्चा, हम सिर्फ और सिर्फ अपने सेगमेंट बायोलॉजी और केमिस्ट्री को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ भौतिकी की चर्चा कर रहे हैं। भौतिकी में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे 2021 में, हम उनकी बात करेंगे। और ये जो पूरी सीरीज है, इसमें हम देखेंगे कि 2021 में कौन कौन से टॉपिक्स हमारे मध्य प्रदेश बोर्ड में पूछे गए। चलिए शुरू करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन के ऊपर। पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो है भाई कि जो बहुविकल्पीय टाइप क्वेश्चन आया था उसमें हमारा पोर्शन, ठीक है, हमारा जो पोर्शन है इसके अंदर, उसमें भाई सबसे पहला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विद्युत शक्ति का निरूपण नहीं करता, मतलब विद्युत शक्ति को नहीं बताता है। तो भाई जैसे कि आपको पता है विद्युत शक्ति, ये पूरा एज इट इज क्वेश्चन हम लोगों ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो सीरीज कर रहे थे उसमें हमने किया हुआ है ना। और जो इसका आंसर होता है उसके लिए हम एक काम कर लेते हैं कि भाई विद्युत शक्ति को जरा हम लिखते हैं। विद्युत शक्ति क्या होती है? तो शक्ति मतलब क्या? पावर। शक्ति मतलब पावर। और पावरफुल कौन होता है भाई? तो आप कहेंगे भैया वीआईपी जो होता था वो पावरफुल होता था। जो हमारा वीआईपी है वो होता था पावरफुल। मतलब P इज इक्वल्स टू क्या मिला मुझे? I इंटू वी। ये हमने याद करने के तरीके बनाए थे भाई, वीआईपी है ना। पावरफुल कौन होता है भाई? वीआईपी। चलिए तो P इक्वल्स टू क्या मिल गया मुझे? IV। अब जरा चेक करते हैं क्या ऐसा है? तो हाँ भाई ये C है। ये क्वेश्चन में कहा गया है कि नहीं करता है, तो भैया सी तो करता है। अच्छा, और एक बात कर लेते हैं भाई, ओम्स लॉ कहता है क्या? V इज इक्वल्स टू आई आर। ओम्स लॉ क्या कहता है? V इक्वल्स टू आई आर। तो चलिए ना इसमें रख देते हैं, तो P इज इक्वल्स टू आई इंटू V की जगह पर रख दीजिए आई आर, तो क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर आर। तो भैया ये भी निरूपित करता है, मतलब ये ए वाला भी जो ऑप्शन है ये भी निरूपित कर रहा है। अच्छा, और चेक कर लेते हैं। एक काम करिए ना, यहां पे आई का मान ज्ञात कर लीजिए, तो V अपॉन आ जाएगा R। अब इसमें रख के बताते हैं, तो P इज इक्वल्स टू आई की जगह पे रख दीजिए V अपॉन R, और एक V ये पहले से वेट कर रहा है, मतलब क्या हो गया भाई? V स्क्वायर अपॉन R। ठीक है, मतलब क्या है? ये D वाला ऑप्शन भी निरूपित कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमारा आंसर होगा वो कि भाई निरूपित नहीं करता। तो नहीं कौन नहीं करता भाई? ये जो बी वाला पोर्शन है वो निरूपित नहीं करता, ये गड़बड़ है भाई। आर स्क्वायर नहीं होता इसमें।
इसमें आर स्क्वायर नहीं होता। तो मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा, आई आर स्क्वायर, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि ये होता है बिल्कुल पावर के लिए, ये भी पावर के लिए, ये भी पावर के लिए, यही एक है जो पावर के लिए नहीं होता है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करेंगे हम, क्योंकि उसमें भाई इस तरीके के क्वेश्चन में हो जाते, जैसे करेंगे और कहीं पे हो जाता नहीं करेंगे, तो भैया ध्यान से देखेंगे। ठीक है ना, यहां पे ये तीन जो थे, मतलब ए सी डी, ये तीनों बिल्कुल सही सही थे, ये पावर थे, लेकिन ये आंसर नहीं है। आंसर क्या था, गलत कौन सा है, तो गलत है भैया बी वाला। ठीक, चलिए बढ़ता हूं मैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, और हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी लंबे विद्युत धारा मापी तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है ना। मतलब ये कह रहे हैं कि भाई सही वर्णन कौन कर रहा है। पहला, चुंबकीय क्षेत्र, क्षेत्र रेखाएं तार के लंबवत होती हैं। चुंबकीय क्षेत्र, क्षेत्र रेखाएं तार की समांतर होती हैं, अक्षीय होती हैं, अरीय होती हैं, या फिर चुंबकीय क्षेत्र संकेंद्री क्षेत्र जो है वो रेखाओं का केंद्र तार होता है। तो मुझे तो ये लग रहा है भाई, कैसे लग रहा है, तो देखिए मैं इधर बना दे रहा हूं, ये एक तार है, इसे धारा प्रवाहित हो रही, तो भाई वो राइट हैंड थंब रूल भी लगाया था हमने, है ना, राइट हैंड थंब रूल भी लगाया था, और ऑस्टेट का भी प्रयोग देखा था। उन सभी जगहों पे हमने क्या पाया था कि भाई जो इससे जो फील्ड्स बनती हैं वो कुछ इस प्रकार बनती है, ऐसे वृत्त में, और इन सब का केंद्र कौन है, तो इन सब का केंद्र ये वायर होता है। तो भाई ये हो गया ना, रेखाओं का केंद्र जो है वो क्या होता है, तार, और होती क्या है, संकेंद्री क्षेत्र। संकेंद्री क्षेत्र मतलब क्या है, ये सबका केंद्र जो है समान है, ये पहले वाला, दूसरा, तीसरा, चौथा, जितने भी खींचते जाएंगे सबका केंद्र कौन है, सेम है, और वो सेम है कौन, तो वो है भैया ये तार। इसी तार के परितः ये घूम रहे हैं सबके लिए। हमने ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट में भी इसको देखा था कि भाई एक तार से करंट पास करिए, उसके चारों तरफ हमने क्या कर दिया, तो उसके चारों तरफ हमने लोहे के छोटे छोटे बुरादे बिखेर दिए, और हमने जब करंट पास किया तो ये गोल 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 में अरेंज हो गए थे। तो भैया इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर है डी, चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्री क्षेत्र, रेखाओं का केंद्र तार होता है। चलिए भाई आगे बढ़ता हूं मैं अपने प्रश्न संख्या 3 पे। तो तीसरा जो है यह है, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। ठीक है, क्या भाई किसी गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी होती है उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। तो देखिए ना, हमने इसको भी डिस्कशन किया हुआ है कि भाई जैसे ये हमारा गोलीय दर्पण है। अब दर्पण में क्या होता है भाई, तो दर्पण में होता है कि हमारा एक पॉइंट होता है फोकस, ये एक पॉइंट है हमारा क्या, पोल। ठीक है, और ये दर्पण, ये जो दर्पण होगा ये गोलीय दर्पण है, मतलब इसे किसी गोले का पार्ट होगा। अब ये जो गोला मैंने बनाया, इस गोले का कोई ना कोई केंद्र भी तो होगा, है ना, इस गोले का कोई ना कोई केंद्र होगा। और मुझे पता है, क्या पता है कि भाई केंद्र से इस पी तक की, केंद्र से जो परिधि है उसकी दूरी क्या कहलाती है, उसकी दूरी कहलाती है भाई आर, त्रिज्या। ठीक है, तो यहां पे एक फॉर्म होता है कि ये और ये दोनों बिल्कुल बराबर होते हैं। मतलब क्या, सीपी का एफ जो है, सीपी का एफ मध्य बिंदु है। क्या होता है भाई, मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु होता है। या कुछ यूं कह लूं कि भाई जो सी एफ होगा वो बराबर होगा एफ पी के, ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। या फिर सीधे सिंपली कह लूं कि भैया जो ट्वाइस ऑफ एफ होगा, मतलब यहां से यहां तक की जो दूरी होगी वो क्या होती है, स्मॉल एफ से नापी जाती है। ट्वाइस ऑफ एफ जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, आर के। यानी फोकस दूरी का दुगना जो होता है वो त्रिज्या होता है, फोकस दूरी का दुगना त्रिज्या। तो यहां पे क्या पूछा, फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की, तो क्या एफ इज इक्वल्स टू आर अपॉन 2। इस फॉर्मूले से देखिए, इस 2 को नीचे ले जाइए, तो वक्रता त्रिज्या की क्या होती है भाई, वक्रता त्रिज्या की आधी होगी, है ना, 1/2 टाइम्स होगी, आधी होगी। क्लियर है क्या, ठीक। चलिए इस फॉर्म से आता है भाई, है ना, 2f इज इक्वल्स टू आर से। चल आगे बढ़ता हूं मैं अपने प्रश्न संख्या 4 के ऊपर। तो भैया ये कह रहा है विद्युत धारा का एसआई मात्रक। ठीक है,
विद्युत धारा का एसआई मात्रक, भाई ये तो घर से रट के जाने की चीज है ना, घर से याद रख के जाने की चीज है ना, इसमें हमको कुछ करना थोड़ी है, ये तो हमको याद हो चुका है कि भाई विद्युत धारा का एसआई मात्रक चूंकि एम्पियर ने दिया था तो भाई उन्हीं के नाम पे क्या दे दिया था, एम्पियर। ये क्या होगा, एम्पियर। विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक है वो होता है एम्पियर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूं मैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5, वह युक्ति जो परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को उत्क्रमित कर देती है उसे कहते हैं। भाई विद्युत धारा के प्रवाह को उत्क्रमित कर देते, उत्क्रमित मतलब क्या, पलट देती है। ठीक है, तो हमने पढ़ा था दो चीजें, एक जिसमें पढ़ा था ये कम्यूटेटर मतलब ये विभक्त बल है, और एक हमने पढ़ा था ऐसा ही जिसमें हमने देखी थी स्लिप रिंग्स, है ना, दो अलग अलग रिंग था, एक रिंग इसको और दूसरी रिंग इसको। मतलब अगर ये आर्मेचर ए बी सी डी है और यहां पे लगे हुए हैं वही हमारे दो मैग्नेट्स, ये एस और ये एन, तो इस क्षण पे हमने ऐसा पाया था कि ये एक ब्रश से इधर घिस रहा और ये एक ब्रश से इधर घिस रहा, ये ऐसा कुछ। अब क्या करेंगे भाई, तो इसमें अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो दोनों अरेंजमेंट में ये जो अरेंजमेंट है और ये जो अरेंजमेंट दोनों सेम टू सेम दिख रहा है, लेकिन एक छोटा सा चेंज हो गया। वो चेंज क्या हो रहा है भाई, तो इसमें यह है कि सीडी को, ये सीडी को चाहे वो लेफ्ट में आ जाए या राइट में चला जाए, ये मैं कह लेता हूं S1 और इसको कह लेता हूं B1 और इसको कह लेता हूं मैं S2 और इसको कह लेता हूं B2, तो भाई ये CD अगर लेफ्ट में भी रहेगा तो उसको B1 ही घिसेगा, और अगर ये CD राइट में जाएगा तो भी B1 ही घिसेगा। या कुछ यूं कहूं कि AB को हमेशा कौन घिसेगा भाई, ये S2 B2 को घिसेगा, और AB राइट में भी जाएगा तो भी S2 को B2 ही घिसेगा। किंतु यहां पर अगर आप देखते हैं तो आपको देखने को मिलता है कि ये जो आधा कटा हुआ सेक्शन है, अगर राइट साइड में जा रहा है तो इसको मैं कह देता हूं B2, इसको मैं कह ले रहा हूं B1। अगर राइट साइड में जा रहा है तो B2 को घिस रहा है और लेफ्ट साइड में जा रहा है तो B1 को घिस रहा है। मतलब इसमें जो धारा की दिशा होगी वो हर बार कैसी रह जाएगी भाई, सेम रह जाएगी, है ना। या यूं कहूं कि इसमें अगर देखेंगे एक टाइम पे मान लीजिए ऐसा जा रहा है, ठीक है, तो अगले टाइम पे क्या होगा भाई, अगले टाइम पे सीडी में से ऐसा नहीं जाएगा, और लेकिन यहां पे क्या होगा, यहां पे सीडी लेफ्ट में आएगा तो सीडी में से ऊपर जाएगा, और ये इधर आएगा तो इसमें से नीचे जाएगा। ये हमेशा के लिए सेम है भाई, उत्क्रमित कर देता है, व्युत्क्रम कर देता है, पलट देता है, तो क्या होगा, उसे कहते हैं भैया विभक्त वलय। क्या दोनों में डिफरेंस दिख रहा है, तो दोनों में डिफरेंस दिख रहा है, इसमें एक ही था और इसमें विभक्त वलय था। विभक्त वलय मतलब ये आधा सेक्शन है भाई, जब इधर जाएगा तो इधर से घिसेगा, इधर जाएगा तो इधर से। मतलब क्या है कि लेफ्ट साइड में जाएगा तो B1 से घिसेगा, राइट में तो B2 से। लेकिन यहां पे क्या था, S1 हमेशा ही B1 से घिसेगा और S2 हमेशा ही B2 से घिसेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, विभक्त वलय। चलिए बढ़ता हूं मैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा 6th, दर्पण का सूत्र लिखिए। तो भाई दर्पण का सूत्र क्या होता है, 1/f = 1/u + 1/v। अच्छा, तो इसमें थोड़ी सी हम चर्चा जरूर कर लेते हैं कि ये भैया कैसे और किस प्रकार से। तो देखिए ये होता है यहां पे f जो होता है इसको हम कहते हैं फोकस दूरी। ये क्या होता है, फोकस दूरी। ठीक है, मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं क्योंकि आपको एग्जाम में, चूंकि ये 1 मार्क्स में आएगा तो सिर्फ इतना लिखने से काम नहीं चलेगा, आपको थोड़ा और अच्छे से एक्सप्रेस करना होगा। क्योंकि भाई मेन चीज यही है ना कि हम प्रेजेंटेशन कैसा रखते हैं। हमें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कितना आता है एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यह होता है कि जो ड्यूरेशन आपको दी गई है उसी ड्यूरेशन में उसके आंसर को कितना बेहतर एक्सप्रेस कर सकते हैं। चूंकि आपको आता तो सब है, उसको एक्सप्रेस करने के तरीके के लिए ही तो हम ये डिस्कस कर रहे हैं पूरा, ताकि आपको फॉर्मेट पता चल जाए, आप अच्छे से लिख सके। तो भाई एफ क्या होता है, फोकस दूरी। यू क्या होता है भाई, तो यू होता है वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। अच्छा, वी जो होता है, वी क्या होता है भाई, तो वी होता है प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। अब भैया अब क्या करें बात, तो भाई ये चीज और हो जाएगी कि यहां पर जो भी है, ये भी दूरी, ये भी दूरी, ये भी दूरी, तो जहां एफ यू वी है ना, तीनों ही मीटर में होंगे, मीटर में होंगे। अब भाई अब बताओ आप कि इसमें से क्या मार्क्स काटा जा सकता है।
कुछ भी नहीं। आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे अगर आप इस तरीके से पूरा रिप्रेजेंट करके आते हैं। क्यों? क्योंकि आपने बता दिया ना कि भैया ये होता है 1/f = 1/v + 1/u। ये होता है हमारा क्या भाई, दर्पण का सूत्र। अच्छा, सूत्र में ये है क्या, तो इन तीनों को भी एक्सप्लेन कर दिया कि भैया ये क्या है। और एक चीज एक्सप्लेन कर दिया, वो उसको क्या कहे भाई, कि भाई इनकी इकाई क्या होगी। तो चूंकि ये दूरी 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 किस चीज में, मीटर में नापी जाती है। मतलब अगर कहीं पे सेंटीमीटर में दिया होगा तो भैया उसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। आगे क्वेश्चंस में काम आएगा। चलिए बढ़ता हूं मैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, सीएफसी का पूरा नाम लिखिए। सीएफसी का पूरा नाम, सीएफसी का पूरा नाम क्या होता है भाई, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सीएफसी का पूरा नाम क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, इसी का शॉर्ट फॉर्म हो गया क्लोरो का सी, फ्लोरो का एफ और कार्बन का सी। ठीक है, तो ये क्लोरोफ्लोरो मतलब वही क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन है। अल्टीमेटली क्या है भाई, क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन। ये होता क्या है भाई, तो ये एक तरीके का कार्बनिक यौगिक है जो कि कार्बन, क्लोरीन, हाइड्रोजन और फ्लोरीन के परमाणुओं से बना होता है। और इसका इस्तेमाल कहां करते हैं, तो इसका इस्तेमाल करते हैं भाई रेफ्रिजरेटर में, ठीक है, प्रणोदक के रूप और विलायक के तौर पर इसका उपयोग होता है। सीएफसी गैस को जो अपने रेफ्रिजरेटर होता है उसमें कूलिंग करने के लिए इसको यूज करते हैं भाई। और एक चीज मैं इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, आंसर तो हो चुका है यहां पे, लेकिन मैं थोड़ा सा और आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। सीएफसी गैस जो है ये हार्मफुल गैस है हमारे ओजोन के लिए भी। मतलब हमारे ग्लोबल वार्मिंग में इसका एक पार्ट है सीएफसी का। ये एक तरीके से पॉल्यूशन क्रिएट करती है और ओजोन में क्षरण होने का, ओजोन में जो ब्लैक होल्स जैसा बनता चला जा रहा उसका भी ये कारण है। इसलिए कहा जाता है कि भैया सीएफसी गैसेस को कम से कम रिलीज करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूं मैं अपने प्रश्न संख्या 8 की तरफ, कि भाई ग्रह जो है वो क्यों नहीं टिमटिमाते। तो पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं टिमटिमाने की, कि टिमटिमाने का मेन मतलब क्या है, टिमटिमाता क्यों है कोई चीज। तो आप ऐसा समझिए, एक सिंपल सी चीज बता रहा हूं मैं टिमटिमाने के लिए। मान लीजिए प्रकाश का स्रोत है, एक यहां पर रिफ्लेक्टर लगा हुआ है, एक यहां पर रिफ्लेक्टर लगा हुआ है, एक यहां कहीं पे रिफ्लेक्टर लगा हुआ है और हमारी आईज यहां पर है। अब एक बात समझते हैं, यहां से एक प्रकाश की किरण निकली और यहां गई और ये टकरा के हमारी आंख तक पहुंची। यहां से एक प्रकाश किरण गई और ये टकरा के आंखों तक पहुंची। एक प्रकाश की किरण सीधी भी जा रही होगी और एक प्रकाश की किरण इधर से जाकर के इधर से होकर के। मतलब क्या है, एंगल थोड़ा सा जो है अलग अलग जगहों से टकरा टकरा करके हमारी आंखों तक पहुंच रही। अब इस सेम क्षण पे, एक ही क्षण पे निकला हुई प्रकाश ये और ये, अब क्या होगा, आप देख पा रहे होंगे कि यहां पे मैंने जितने रास्ते बनाए हैं, चलिए इसको मैं वहां करता हूं, ये प्रथम रास्ता है, ये द्वितीय, ये तृतीय और ये चतुर्थ। ये चारों रास्तों में अगर आप देखेंगे तो जो तय की गई प्रकाश की दूरी है ये अलग अलग है। प्रकाश इसमें अलग दूरी तय कर रहा है, इसमें अलग और स्ट्रेट जा रहा है, तो भैया सबसे कम दूरी तय कर रहा है। अब आप एक बात समझिए, ये ग्रह को अभी स्किप करते हैं, हम थोड़ी देर के लिए इसको ही समझते हैं कि भैया ये प्रकाश अलग अलग गति से जा रहा है, मतलब अलग अलग दूरी तय करके जा रहा है, गति तो समान है। तो प्रकाश की चाल जो है, प्रकाश की चाल तो नियत है ना। कितनी होती है प्रकाश की चाल, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। यही होती है वैक्यूम में भी और यही इतनी होती है किसमें, वायु में भी। मतलब अगर ये वायु में गमन करता है तो भी इतने से ही गमन करता है, और वैक्यूम मतलब निर्वात में अगर ये गमन करता है तो भी वो इतने से ही गमन करता है। मतलब वैक्यूम में और निर्वात में दोनों जगहों पे कितना चलता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अच्छा, जब प्रकाश इस चाल से चल रहा है और दूरी आपने बदल दी, तो समय पे असर पड़ेगा क्या, तो हम जरा निकाल लेते हैं। क्या होता है भाई, चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय। इसका आंसर बड़ा आसान है भाई, बहुत सिंपल में लिख सकते हैं, लेकिन एक बार समझ लेंगे तो ये हमेशा के लिए याद जरूर हो जाएगा और एक्सप्लेन करना आसान हो जाएगा, नहीं तो ये उलझ जाएंगे जो ऊपर लिखा हुआ उसमें। क्या कर दिया भाई, तो मुझे निकालना है समय बराबर, भाई समय ही अलग अलग लगेगा, समय क्या हो जाएगा भाई, तो समय हो जाएगा दूरी बटा चाल। अब एक बात बताइए, चाल जो है ये तो नियत है, तो भाई ऐसा लिख सकता हूं क्या कि समय जो है ये समानुपाती हो गया किसके, दूरी के। समय जो है किसके समानुपाती हो गया भाई, दूरी के, डिस्टेंस के।
मतलब क्या, जो ज्यादा दूरी तय करके आएगी प्रकाश उसको ज्यादा समय लगेगा, जो कम दूरी तय करके आएगी प्रकाश उसको कम समय लगेगा। अब क्या होगा, तो अब भैया ये होगा कि मान लीजिए ये अब एक होता क्या, एक होता हमारा तारा और ये हम है। अब इसमें तारा से एक प्रकाश आया तो वायुमंडल के बहुत सारे कण, बहुत सारे पार्ट्स जो हैं जिनसे टकरा टकरा करके हमारे आंखों तक वो प्रकाश पहुंचता है। तो क्या होता है उसके पहुंचने के दौरान, अब मान लीजिए पहला वाला प्रकाश पहुंचा फिर दूसरा आया, और चूंकि ये तारे बहुत दूर होते हैं, बहुत दूर, तारे बहुत दूर होते हैं, हमारा सबसे नजदीक का अगर तारा काउंट करते हैं तो सूर्य है। मतलब तारे जो है वे कैसे होते हैं भाई, बहुत ही दूर। अब बहुत दूर अगर तारे हैं तो भैया क्या होगा, टाइम लगेगा ना वहां से प्रकाश को आने में। चूंकि ये छोटी सी डिस्टेंस में मैं ऐसा एक्सपेरिमेंट करूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये बहुत बड़ी वैल्यू है, 3 × 10⁸ मतलब 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। ये बहुत बड़ी वैल्यू है भाई। मतलब क्या, बहुत तेजी से प्रकाश चलेगा, छोटी जगह पे पता ही नहीं चल पाएगा। ठीक, जैसा कि आपको पता है कि सूर्य से आने में 8 मिनट 18 सेकेंड का समय लग जाता भाई, है ना। तो भाई सूर्य से प्रकाश आने में इतना टाइम लग रहा है ना, यही टाइम की तो मैं बात कर रहा हूं कि अगर तारे जो है वो बहुत दूर हैं, बहुत दूर हैं और अलग अलग रास्ते से होकर के अगर वो आती हैं तो भैया उनको आने में लगेगा टाइम। तो यहीं से एक प्रकाश की किरण मेरी आंख तक पहुंची, दूसरे को आने में थोड़ी देर का गैप हो गया। तो मतलब एक लाइट आई फिर कुछ नहीं आ रहा, फिर दूसरी लाइट आई फिर कुछ नहीं आ रहा, फिर तीसरी लाइट आई फिर कुछ नहीं आ रहा। तो भाई मुझे ऐसा नहीं लगा कोई चीज ऐसा ब्लिंक कर रही है, टिमटिमा रही है। भाई जब लाइट आ रही है तो चमक रही है, जब लाइट नहीं आ रही है तो ब्लैक, फिर लाइट आ रही है फिर चमक रही है, फिर नहीं आ रही है तो ब्लैंक। तो मतलब क्या, टिमटिमाना इसी को तो कहते हैं, है ना। इसी चीज को क्या कहते हैं, टिमटिमाना। अब बात करते हैं ग्रहों कोई कि भैया ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते। तो पहला तो ये हो गया कि भैया जो ग्रह होते हैं उनके पास अपना खुद का प्रकाश नहीं होता, है ना, वो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते। ठीक है, हमारे सोलर सिस्टम में जितने ग्रह हैं इनके पास किसी के पास भी प्रकाश नहीं है, इसीलिए तो ग्रह है। अतः जो तारे हो जाते हैं ना, जो प्रकाश उत्सर्जित करता है उसको क्या कहते हैं हम, तारा। चलिए दूसरा, ये तो हो गया एक नॉर्मल आंसर। अब थोड़ा टेक्निकली इसका आंसर सुनते हैं। तो इसका टेक्निकली आंसर ये होगा कि भाई ग्रह जो होते हैं, है ना, ग्रह तारों की अपेक्षा पृथ्वी के बहुत पास है, मैंने बोला डिस्टेंस का पूरा गेम, तथा बिंदु आकार के स्रोत से मिलकर एक विस्तृत स्रोत बन जाते हैं। दूरी कम होने एवं प्रकाश स्रोत बन जाने के कारण परिवर्तन का औसत मान 0 हो जाता है, इसलिए ये नहीं टिमटिमाते। अभी देखिए ना, ये एक लाइन में है और ये बहुत ही ज्यादा मतलब बिंदु आकार पॉइंट साइजेस हैं, मतलब दूरी की अपेक्षा। तो भाई ये जो है टिमटिमाने के लिए क्या चाहिए था कि भाई डिफरेंस आना चाहिए था ना दो पार्ट्स में, वो डिफरेंस आती ही नहीं है, वो डिफरेंस नहीं आती क्योंकि ये बहुत पास है, बहुत पास है। मतलब इनका जो औसत मान निकालते हैं कि भाई जो दो प्रकाश किरण आने के बीच का जो औसत मान है वो कितना हो गया भाई, लगभग 0। कोई डिफरेंस ही नहीं है कि पहले वाली लाइट आई और दूसरी लाइट आई, इसमें कोई डिफरेंस ही नहीं आ रहा। तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा तो ऐसा ब्लिंक करता हुआ दिखेगा क्या, तो आप कहेंगे नहीं भैया ब्लिंक करता हुआ हमको नहीं दिखेगा। ब्लिंक करता हुआ तभी दिखेगा, टिमटिमाता हुआ तभी दिखेगा जब लाइट आई फिर कुछ नहीं आ रही है, फिर थोड़ी देर में आ रही है, फिर कुछ नहीं आ रही, फिर आ रही है, तो वो टिमटिमाते हुए दिखते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने मैथमेटिकली भी आपको समझाने की यहां पे कोशिश करी है और ये इसी के कारण होता है भाई। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे। तब तक के लिए आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। भाई हमारा अगला जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8 का ही ये अथवा है। अथवा मतलब हमारे प्रश्न में और करके भी क्वेश्चंस आते हैं, मतलब एक ही में दो ऑप्शंस भी हमको देखने को मिल जाते हैं। तो इसी में हम दूसरा जब ऑप्शन देखते हैं तो भाई दूसरे ऑप्शन की हम बात कर लेते हैं, क्योंकि हमारे लिए जो एग्जाम में दिया जाता है वो जनरली अभी तक यही होता रहा कि 1 मार्क्स में कोई ऑप्शन नहीं आता, ऑब्जेक्टिव में कोई ऑप्शन नहीं आता, फिल इन द ब्लैंक्स में कोई ऑप्शन नहीं आता। बट हमारे 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर और 5 नंबर के जो क्वेश्चंस होते हैं उसके अंदर ऑप्शन दिए जाते थे। मतलब हमको 2 क्वेश्चन दिया जाता था, उसमें से एक करना होता था। अब चूंकि हम मैग्नेट ब्रेन्स के साथ में बने हैं तो विडंबना यह है कि भाई दोनों ही आते हैं हमको, किसको करें, तो भाई जो बेहतर आता है उन दोनों में से भी उसको करेंगे। आता तो दोनों ही बेहतर है हमको। तो चलिए हम शुरू करते हैं जरा इसका अथवा वाला, मतलब सेकंड पोर्शन की बात। यहां पे कह रहे हैं किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले के अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है। तो पहले तो आप कहेंगे कि भैया ऐसा होता है क्या, हमें तो पता ही नहीं था आज तक कि भैया नीला नहीं दिखता, उनको काला दिखता है। तो भाई आपको बता दें, बिल्कुल हाँ ऐसा ही है, उनको काला दिखता है। काला दिखने का मतलब क्या होता है, पहले तो यह बात कर लेते हैं। भाई प्रकाश तब तक आपको
अनुभव नहीं होगी जब तक किसी चीज से टकरा के ना आए। प्रकाश किसी चीज से टकरा के जब आपकी आंखों तक पहुंचती है तब आपको जिस वस्तु से टकरा रही है वो उस वस्तु का एहसास होता है। अगर वो टकरा ही नहीं रही है तो आपको कुछ नहीं पता चलेगा। अब आप कहेंगे ऐसा क्या? तो चलो भैया, रात के समय में आप तो एक काम करो, ऐसे टॉर्च जला लो, ऐसे ऊपर छत की तरफ, ऐसा हवा में, खुले में, किसी चीज से टकरानी नहीं चाहिए वो। तो ये आपको टॉर्च का जो प्रकाश है वो दिखने नहीं वाला, और दिखेगा भी तो क्या दिखेगा मालूम? इसमें जो धूल कण ऐसे तैरते हुए दिखेंगे ना, वही दिखेगा आपको, धूल कण चमकता हुआ, बाकी कुछ नहीं दिख रहा। और वो कहां तक आखिरी जा रहा है वो भी नहीं दिख रहा। वहीं इस टॉर्च को अगर इस तरीके से प्रकाश को फोकस करो कि सामने मान लो दीवार हो उस पे, तो ये यहां से लाइट जाएगा, टकराएगा और हमारी आंखों तक ये आएगा, तो हमको दिखेगा कि भाई सामने कोई चीज है। मतलब प्रकाश हमको दिखती तब है जब हमें किसी चीज से टकरा करके आंखों पे आए, अदरवाइज नहीं दिखती। अब भाई मैंने क्या कह दिया कि ये जो है मतलब अंतरिक्ष यात्री है, ये हमारे पृथ्वी से बाहर चले गए, मतलब हमारी जो एटमॉस्फेयर है उससे कहां चले गए भाई? बाहर। अब एटमॉस्फेयर से बाहर जाने का मतलब समझिए, ये हो गई हमारी पृथ्वी। इसके बाहर साइड में हमारा जो वायुमंडल है, इस वायुमंडल में जब प्रकाश की किरण पड़ती है तो छोटे छोटे कण जो हैं, है ना, क्योंकि गैसियस है पूरी, तो उन कणों से टकरा करके प्रकाश ऐसा फैलना शुरू हो जाती है। मतलब यहां पे उसका होने लगता है प्रकीर्णन। क्या होने लगता है भाई? प्रकीर्णन। ठीक है, तो प्रकीर्णन होने के कारण क्या होने लगेगा कि भाई जब प्रकीर्णन हो गया तो भैया ये प्रकाश फैलती है, और उसके फैलाव से हमको क्या देखने को मिलता है? ब्लू रंग। जो नीला रंग जो दिख रहा है ना, वो उसके फैलाव के कारण दिखता है। अब चूंकि जो एस्ट्रोनॉट्स हैं, जो अंतरिक्ष यात्री है, वो भैया इस एटमॉस्फेयर से ऊपर यहां आ गया। अब यहां पे है भैया एस्ट्रोनॉट, अब एस्ट्रोनॉट यहां पे है, तो भैया इसको कुछ दिखेगा क्या? उसको कुछ प्रकीर्णन हो रही है क्या? नहीं, क्योंकि हम सतह पे थे तो प्रकाश का प्रकीर्णन हो रहा था। मैं वायुमंडलीय क्षेत्र के ऊपर चले जाऊंगा तो कुछ नहीं हो रहा, तो कैसा दिखेगा? ऐसा ये डार्क डार्क डार्क। भाई किसी चीज से टकरा है प्रकाश तब तो मुझे दिखे, तो टकरा ही नहीं रही है ना, तो कैसे दिखेगी? अच्छा, अब प्रकीर्णन क्या होता है जरा इसकी बात कर लेते हैं। प्रकीर्णन का सिंपल सा मतलब है भाई कि प्रकाश जब किसी भी कण से टकराती है तो टकराने के बाद वो अपने मैक्सिमम पॉसिबल डायरेक्शन में फैल जाती है। जैसे प्रकाश आई, जो कण मिला उस कण से टकराने के बाद क्या होगी? फैल जाएगी। उसका जो फैलाव है उसी के कारण हमको यहां पे नीला देखने को मिल रहा है, और इसी प्रक्रिया को, इसी फिनोमिना को हम क्या कहते हैं भाई? प्रकाश का प्रकीर्णन। तो भाई देख लेते एक बार क्या कह रहा है आंसर। तो आंसर कह रहा है पृथ्वी पर प्रकीर्णन वायुमंडल के कारण होता है। पृथ्वी पर जो प्रकीर्णन हो रहा है किसके कारण हो रहा है? पृथ्वी के वायुमंडल के कारण। वायुमंडल में क्या है? गैस। और गैस किससे मिला है भाई? अणुओं से मिलकर के ही बना है। ठीक है, अंतरिक्ष यात्री आकाश में अत्यधिक ऊंचाई पर होता है, बहुत ज्यादा ऊपर हो जाएगा, और अत्यधिक अगर ऊंचाई पे होगा तो अत्यधिक ऊंचाई पर होने के कारण जहां वायुमंडल नहीं है ना, और ना ही वहां पे कोई प्रकीर्णन हो पाता, ना तो वायुमंडल है और ना वहां पे प्रकीर्णन हो पाएगा, इसलिए उन्हें आकाश का जो रंग है वो नीला नहीं बल्कि काला प्रतीत होने लगता है। क्या होने लगता है भाई? नीला नहीं प्रतीत होकर के काला प्रतीत होता है, क्योंकि प्रकीर्णन नहीं हो रहा है। तो इसका आंसर हो गया कि भाई प्रकाश का जो है प्रकीर्णन नहीं हो रहा है इसके कारण। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 9 के ऊपर। तो प्रश्न संख्या 9 कहता है भाई विद्युत परिपथ से आप क्या समझते हो, है ना। जो विद्युत परिपथ होता है उससे आप क्या समझते हैं? तो भाई विद्युत का मतलब क्या होता है पहले ये देख लेते हैं। विद्युत का मतलब क्या होता है भाई? तो विद्युत मतलब भाई जो आवेशों का सतत प्रवाह था। अब किसी का कंटिन्यूएशन प्रवाह होना है, सतत लगातार प्रवाहित होना है, तो उसको माध्यम तो लगेगा ना भाई, बिना माध्यम के कैसे लगातार प्रवाहित होगा? तो जो माध्यम होता है ना, उसको हम क्या कहते हैं भाई? तार। जनरली तार से ही प्रवाहित करते हैं ना, जो कंडक्टर होता है, जो चालक होता है उससे। तो यहां पे कह रहे विद्युत परिपथ से क्या समझ? परिपथ का मतलब वही रास्ता। परिपथ का मतलब क्या भाई? रास्ता। तो विद्युत परिपथ क्या भाई? तो विद्युत धारा के सतत और बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। सतत मतलब लगातार जिसमें से प्रवाहित होगा, और बंद होगा। बंद होने का मतलब जैसे मान लीजिए एक हम ऐसा बना लेते हैं, एक ऐसा हमने बना लिया, यहां पे जैसा कि आपको पता होगा कि ये प्रतिरोध है, ये विभवांतर है, ये कुंजी है, की है, ठीक है। और जैसे अभी दिख रहा है इसमें क्या हो रहा है भाई? इसमें ये कुंजी ओपन है, मतलब ये स्विच ऑफ की कंडीशन है। इसमें धारा प्रवाहित हो रही है क्या? तो कहेंगे नहीं।
लेकिन जैसे ही मैंने इसको क्या किया, क्लोज कर दिया, अब क्या हुआ भाई, सर्किट कंप्लीट हो गया। अब कंप्लीट हो गया तो इसमें से क्या होगा, आई एंपियर की धारा प्रवाहित होने लगेगी। अब इसमें से आई एंपियर की धारा प्रवाहित होगी और वापस इस पॉजिटिव से निकली और नेगेटिव पे जाकर के टर्मिनेट हो जाएगी, ना तो पॉजिटिव से पूरी निकलेगी और नेगेटिव पे जाकर के खत्म हो जाएगी। तो भाई इसी को हम क्या कहते हैं भाई, बंद सर्किट, क्या कहते हैं, बंद परिपथ। ठीक है, क्लोज का मतलब, बंद परिपथ का मतलब है कि भैया यहां जाकर के कंप्लीट हो गई। मतलब क्या है, इसमें विद्युत धारा के सतत और बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। परिपथ के टूट जाने पर विद्युत धारा का प्रभाव जो है ये खत्म हो जाता है। क्या किया था अभी, इसको जैसे ओपन कर दिया था तो सर्किट में करंट पास नहीं हो रही थी। अच्छा, विद्युत धारा क्या होता है भाई, तो विद्युत जो धारा है इसका मतलब होता है किसी चालक के विद्युत आवेश के बहने की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेशों के सतत प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, है ना। I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T, क्या होती है, I इक्वल्स टू Q अपॉन T। चलिए, तो भाई इसमें विद्युत परिपथ तक की ही बात की गई थी, आप विद्युत परिपथ तक को ही लिखेंगे। और हम अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है इसी का अथवा। हमने बात करी ना कि इसमें दो दो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत ही अच्छा पेपर आता है, बहुत ही सिंपल सा पेपर आता है भाई। एक तो आपको क्वेश्चन दिया, उसके साथ में और भी दे दिया, अथवा भी दे दिया, तो उसको भी सॉर्ट आउट करनी थी। क्या करें भाई, तो भाई दूसरा जो हमारा इसके साथ में प्रश्न है तो वो देखिए, वो विभवांतर को परिभाषित कीजिए। ठीक है, किसको, विभवांतर को परिभाषित कीजिए। अच्छा, तो जनरली ये देखने को मिलता है कि जिस चैप्टर का क्वेश्चन होता है ना, उसी चैप्टर से और वाला भी क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। लेकिन ऐसा कोई रूल रेगुलेशन नहीं है भाई, बदल भी सकता है, लेकिन जनरली, है ना, नॉर्मल तरीके से हमने जो देखा है वो यही देखते हैं कि जिस चैप्टर, जैसे विद्युत धारा से क्वेश्चन था तो उसका नीचे वाला और भी विद्युत धारा से ही था, है ना। जैसे पीछे देखा प्रकाश से दोनों क्वेश्चन थे, उसी प्रकार से यहां पे क्या दिख रहा है भाई, विद्युत धारा से ही क्वेश्चन है। तो क्या है, विभवांतर। तो भाई विभवांतर को परिभाषित करने से पहले क्या करना पड़ता है, विभव को परिभाषित। चलिए, तो विभव क्या होता है भाई, विभव का मतलब अनंत से किसी बिंदु तक, अनंत से किसी बिंदु तक किसी आवेश को ले आने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। विभव का मतलब क्या होता है भाई, जैसे ही हमको विभव शब्द मिलता है हम समझ लेते हैं किया गया कार्य। तो मतलब क्या, कि दो बिंदुओं के विभवों के अंतर को विभवांतर कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टता भी कहते हैं, वोल्टेज से भी जानते हैं। इसे दूसरे शब्दों में कहेंगे कि भाई देखिए, यहां से हमारी परिभाषा शुरू होती है, इकाई धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को उन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं, जितना कार्य होगा। और विभवांतर को वोल्ट मापी से नापा जाता है, और इसकी इकाई क्या हो जाएगी, तो इसकी इकाई होती है भैया वोल्ट। इसकी इकाई जो है, इसका जो एसआई मात्रक है, वो एसआई मात्रक इसका हो जाएगा वोल्ट, वी। अच्छा, अब इसको फॉर्मुलेट भी करना पड़ेगा, तो V इज इक्वल्स टू, जो विभव है, V इक्वल्स टू विभव कार्य बटा आवेश, W अपॉन Q होता है। क्या होता है, कार्य बटा आवेश। मतलब यहां पे लिख सकता हूं मैं, विभव बराबर कार्य बटा आवेश, कार्य बटा आवेश। अब क्या करें भाई, तो अब इसमें हमको विभवांतर को बताना था। तो मान लेते हैं ये एक पॉइंट A था, इसका विभवांतर है V1 और इस B पॉइंट का है विभवांतर V2। तो हम ऐसा कह सकते हैं क्या यहां पे, कि विभव का अंतर विभवांतर, विभवांतर मतलब विभव का अंतर क्या होगा भाई, V2 माइनस V1। ठीक है, V2 माइनस V1 मतलब दोनों के विभवों का अंतर, दो पॉइंट से दोनों पॉइंट्स के विभवों का जो अंतर है उसी को कहते हैं विभवांतर। और चूंकि ये माइनस करे तो इसकी भी इकाई क्या हो जाएगी, वोल्ट। भाई एडिशन सबट्रैक्शन में थोड़ी यूनिट चेंज होता है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में होता है ना। तो माइनस कर रहे हैं तो क्या होगा, इसकी भी इकाई वोल्ट ही होगी। चलिए भाई, इसका भी आंसर मिल गया। हम बढ़ जाते हैं अपने प्रश्न संख्या 10 के ऊपर। अच्छा, ऐसी दो युक्तियों के नाम लिखिए जिनमें विद्युत मोटर का उपयोग किया जाता है। यह तो बहुत ही सिंपल सा हो गया, हम दो क्या बहुत सारे लिख सकते हैं, है ना। क्या भाई, जैसे पंखा, रेफ्रिजरेटर, विद्युत मिश्रक, है ना, वॉशिंग मशीन, कंप्यूटर, MP3 प्लेयर, बहुत सारी जगह है जहां पे विद्युत मोटर का इस्तेमाल किया जाता है भाई, है ना। विद्युत मोटर मतलब क्या होता है भाई, विद्युत मोटर का मतलब हो गया कि हम उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे। क्या होगा, विद्युत मोटर जो होता है इसका मतलब है कि हम इसको क्या देते हैं, हम इसको विद्युत ऊर्जा देते हैं, हम इसको
विद्युत ऊर्जा देते हैं, और ये हमको क्या देगा, तो ये हमको यांत्रिक ऊर्जा देता है। यांत्रिक ऊर्जा हमको ये देता है, मतलब हमने जो दिया उसको कन्वर्ट करके हमको देता है। हमने विद्युत ऊर्जा दिया और इसने हमको क्या दिया, यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके दे दिया। अच्छा चलिए, तो बढ़ता हूं मैं अपने अगले प्रश्न की ओर। इसी का अथवा विद्युत मोटर में विभक्त वलय की क्या भूमिका है। देखिए अभी जस्ट पहले ये एक बार क्वेश्चन आ चुका है और फिर से एक क्वेश्चन आया, वहां पे सिंगल मार्क्स के लिए पूछा था कि भाई ये जो पलटने का काम करता है वो कौन करता है, तो हमने कहा था भैया कि ये विभक्त वलय करता है। अब दूसरे तरीके से पूछ लिया गया कि भैया वलय की क्या भूमिका है विद्युत मोटर, मतलब यहां पे इस वलय से क्या हो रहा है। तो इससे हो ये रहा है कि जो भी चीज लेफ्ट में आ रही है उससे कौन जुड़ा मिल रहा है, पॉजिटिव। इससे कौन सा मिल रहा है, पॉजिटिव। मतलब यहां से होकर के जो धारा है वो वापस ऐसी होती हुई आ रही है, मतलब यहां पे नेगेटिव जुड़ी है। ये जो धारा की जो दिशा बनने वाली है वो ये दिशा हो रही है, मतलब इसमें धारा इधर ही की तरफ चलेगा, चाहे वो ये वाला आम है ये वाला, मतलब दोनों में से जो भी आम है दोनों पे यही होगा, है ना। दोनों आर्म्स को मैं जरा स्टार्टिंग रोक करके बता देता हूं आपको। ये देखिए, ये ऐसा, ये एक डी और एक ये दूसरा डी, ठीक है। एक ब्रश इधर साइड से लगा हुआ है, एक ब्रश इधर साइड से। ये हो गया मेरा ए बी सी डी, ये हो गया मेरा क्या एस, और ये हो गया ये हो गया मेरा एन, और ये हो गया मेरा एस। अब इस केस में वहां पे देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि भैया यहां पे हमने जोड़ी है क्या, बैटरी। अब इस बैटरी में क्या दिख रहा है आपको, तो ये जो ए बी है वो पॉजिटिव से जुड़ा है। अब अगर सी डी लेफ्ट में आ जाएगा तो सी डी भी किससे जुड़ा मिलेगा, पॉजिटिव से। ये सी डी वाला फेस इधर आएगा तो सी डी वाला भी किससे मिलेगा, पॉजिटिव से। तो यही है भाई विभक्त वलय की भूमिका। क्या विद्युत मोटर में विभक्त वलय दिक् परिवर्तक का काम करती है, दिशा बदल देती है ना। अभी देखिए, अभी इसमें करंट ऊपर जा रहा है, इसमें नीचे आ रहा है, लेकिन जब यही इधर आ जाए, है ना, दूसरे पार्ट में हम इसको बना लेते हैं। ये हो गया, ये हो गया, ये भाई वैसे ही जुड़ी हुई है। अब यहां पे आ चुकी है कौन, यहां पे आ चुका है डी, ये हो गया सी, ये मेरा था ए, ये था बी। अब देखिए सी डी में ऊपर जा रही है करंट और ए बी में नीचे आ रही है। यहां पे ए बी में ऊपर जा रही थी और सी डी में नीचे आ रही थी, तो किसका काम कर दिया, दिक् परिवर्तक। ये मेन पॉइंट है भाई, ये कैसे भी करके पूछा जाएगा पेपर में, ये पूछा ही जाता है दिक् परिवर्तक कैसे भी करके। तो दिक् परिवर्तक का कार्य करता है, यह परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को उत्क्रमित करने में सहायक होता है, पलटने में। दिक् परिवर्तक का मतलब क्या, यह पलटने में काम आता है, यह दिशा को बदलने में काम आता है। विद्युत धारा के उत्क्रमित होने पर दोनों भुजाओं पर आरोपित बलों की दिशाएं भी उत्क्रमित हो जाती। ये देखिए, इस पे जो बल युग्म लग रहा होगा उसका मान भी क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। भाई इस पे ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसमें जो बल लग रहा होगा वो अलग लगेगा, मतलब इस पर राइट हैंड थंब रूल लगाइए, यहां पे इनसाइड और यहां से आउटसाइड। और अगर इसमें अगर हम लगाते हैं थंब रूल यहां पे इसमें, तो ये क्या होगा, यहां से आउटसाइड, मतलब ये आउटसाइड और इधर साइड से इनसाइड। बदल गया ना, इसमें जब जा रही है तो ऐसा लग रहा है, नीचे की तरफ जा रही है तो ये कैसा लग रहा है, ये क्लॉकवाइज। और जब करंट ऊपर की तरफ जा रही है तो इसमें कैसा लग रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, कैसा लग रहा है, एंटी क्लॉकवाइज भाई। तो मतलब क्या है, अगर आप यहां पे देखते हैं, जब ये ए बी लेफ्ट हैंड साइड पे था तो ये कैसा दिख रहा था, ये दिख रहा था एंटी क्लॉकवाइज। जब ए बी राइट साइड में गया तो क्लॉकवाइज हो गया, मतलब धारा की दिशा तो बदली ही, साथ में उस पर जो बल लग रहा था वो भी बदल गया, उसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र था वो भी बदल गया। ठीक है, तो भाई विद्युत मोटर में विभक्त वलय की भूमिका आई होप कि आपको यहां तक क्लियर होगी। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट रखेंगे, हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न संख्या 11 के ऊपर। अब भैया इस चैप्टर को रिप्रेजेंट करने वाले ओम ही थे, किसको, विद्युत को। तो भाई ओम को तो छोड़ ही नहीं सकते पेपर में, है ना। ओम के नियम की तो आप ऐसा मान के चलिए कि वो क्या कहते हैं, हमने पहले भी बात करी है इसकी, कि सील बनी रखी है, सील समझते हैं, मतलब दोबारा टाइपिंग में नहीं देना ओम के नियम को, भैया रखी है सील। पेपर बनना है 10th का, तो चलो उठाए और ये धब, नया पेपर बनेगा, ये धब। मतलब ओम का नियम तो पूछा ही जाना है। जैसे विद्युत मोटर और विद्युत जनरेटर की हमने बात कर ली थी, उसमें हमने कहा था कि भैया वो पूछा ही जाना है मोटर और जनरेटर, उसी तरीके से ओम के नियम भी ये पूछे ही जाने हैं, कुछ हो जाए ये आएंगे ही आएंगे पेपर में भैया, इनका स्थान नियत है, फिक्स है, ये रहते ही है पेपर में। अब ओम का नियम क्या होता है भाई, तो ओम का नियम जैसा कि हमने पढ़ा है कि अगर एक बंद परिपथ हो, ये बंद परिपथ तो अभी देख लिया ना हमने, तो अब तो हमको कोई समस्या नहीं होगी कि भैया ये बंद परिपथ है, कैसा, कब, अब हुआ बंद,
ये V, ये पॉजिटिव नेगेटिव R। अब क्या कर दिए, तो भैया यहां पे पॉजिटिव से करंट निकला, ये R से होता हुआ वापस आ गया, ये आ गया R में गया, और ये बत्ता ही करंट वापस आ गया। भाई अगर ऐसी अरेंजमेंट हो कहीं पे तो ओम आते हैं, और क्या कहा उन्होंने कि अगर आपने किसी बंद परिपथ में सभी भौतिक राशियां कांस्टेंट रख दी, भौतिक राशियां सभी कांस्टेंट रख दी, कौन कौन सी भौतिक राशियां भाई, तो भौतिक राशियां में आप समझ लीजिए लंबाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, लंबाई हो गई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो गया, और इसके साथ में अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और तापमान, तापमान, इन सभी को अगर मैंने कांस्टेंट कर दिया, नियत कर दिया, नहीं बदला, फिक्स रखा, तो क्या होगा, तो हमने देखा कि अगर इन सभी को कांस्टेंट कर देते हैं, नियत कर देते हैं, नहीं बदलते हैं, तो इसमें प्रवाहित जो विद्युत धारा है और विद्युत विभव जो लगा हुआ है, उनके बीच में एक संबंध था कि विद्युत विभव क्या होता है, विद्युत विभव समानुपाती होता है विद्युत धारा के। किसके समानुपाती है भाई, विद्युत धारा के। विद्युत विभव समानुपाती होता है विद्युत धारा के, अर्थात V समानुपाती क्या हो गया I, और ये अनुपातिक चिन्ह हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है जिसको हम कहते हैं क्या, R मतलब प्रतिरोधक, प्रतिरोधक, ये जो लगा ना R, ये प्रतिरोधक। तो भाई स्टेटमेंट देख लेते हैं, स्टेटमेंट क्या है इनके अनुसार, यदि ताप आदि भौतिक राशियों को है ना नियत रखी जाए तो किसी प्रतिरोधक या अन्य ओमीय युक्ति, मतलब किसी प्रतिरोधक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर है ना, इसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर, यानी यहां पे जो विभवांतर होगा उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। इन शॉर्ट में बात करूं आपसे तो विद्युत विभव विद्युत धारा के समानुपाती होता है, विद्युत विभव विद्युत धारा के समानुपाती होता है, मतलब V प्रोपोर्शनल टू I, और प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते तो एक लगता है भैया कांस्टेंट जिसको हम कहते हैं R प्रतिरोधक। ठीक है, तो चलिए यहां तक आपको क्लियर होगा कि भाई ओम का नियम क्या है। ओम का नियम क्या है भाई, VIR है ना, ये हमने याद कर रखा है, ये जो लिखा हुआ ऊपर VIR। ओम कौन थे, ओम वीर थे, हमने इसको बहुत बार पढ़ा और घोंट चुके हैं हम, ओम वीर थे। चलिए आगे बढ़ जाता हूं मैं अपने अगले इसी प्रश्न के अथवा के ऊपर। तो अथवा में क्या था भाई, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव के व्यवहारिक अनुप्रयोग लिखिए। व्यवहारिक अनुप्रयोग मतलब रेगुलर लाइफ में हम किस तरीके से यूज करते हैं। तो भाई ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। आपने आयरन देखा है, स्त्री, वो क्या है भाई, विद्युत धारा देता है एज इनपुट, और हमको क्या देता है, ऊष्मा। मतलब क्या, विद्युत तापीय प्रभाव के व्यवहारिक उपयोग का मतलब कोई ऐसे इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करनी है यहां पे जो कि आपसे लेता हो क्या, विद्युत ऊर्जा। क्या लेता हो भाई, विद्युत ऊर्जा, और आपको कन्वर्ट करके दे देता हो तापीय ऊर्जा। क्या दे देगा, तापीय ऊर्जा। मतलब इनपुट एज अ विद्युत ऊर्जा और आउटपुट एज अ तापीय ऊर्जा। तो ये बीच में क्या क्या लगेगा, तो आप कहेंगे भैया यहां पे लगा देंगे क्या, हम लगा देंगे प्रेस, स्त्री, ठीक है, स्त्री। इसके अलावा और क्या लगेगा, तो आप कहेंगे भैया हीटर, गीजर, ठीक है। ये सब कुछ क्या है, ये सब भाई कन्वर्ट करके देते हैं हमको तापीय ऊर्जा। अब ये तापीय ऊर्जा होती कैसे है, तो भाई जब किसी प्रतिरोध से हम धारा प्रवाहित करते हैं तो प्रतिरोध का मतलब क्या था, रुकावट। प्रतिरोध का मतलब रुकावट, विद्युत धारा के रास्ते में आने वाली रुकावट को कहते हैं प्रतिरोध। तो प्रतिरोध का मतलब रुकावट था, इसका मतलब क्या करेगा, किसी चीज को रोकेगा तो ऊर्जा जाएगी कहां, तो वही ऊर्जा जो उसने रोका, वही ऊर्जा ऊष्मा के रूप में क्षरित होने लगेगी, मतलब ऊष्मा के रूप में नष्ट होने लगेगी। जो विद्युत धारा हमने दिया उस विद्युत धारा के कारण क्या होगा भाई, प्रतिरोध तो रोक दिया, रोकेगा तो ऊर्जा गई कहां, तो वो ऊर्जा उसमें से क्षरित होगी, रिलीज होगी, किसके फॉर्म में, हीट के फॉर्म में। इसी को कहते हैं विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। आइए एक बार देख लेते हैं। जब विद्युत स्रोत से केवल प्रतिरोधकों का समूह ही संयोजित किया जाता है तो स्रोत की ऊर्जा निरंतर पूर्ण रूप से ऊष्मा के रूप में क्षयित होने लगती है, खत्म होने लगती है। इसी को कहते हैं हम विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कि भाई आपने जो भी इलेक्ट्रिसिटी दी थी उसकी वजह से जो रेजिस्टेंस था उसने क्या किया,
उसने वहां पे रेजिस्टेंस ने रोका और रुकी, तो ऊर्जा जाएगी कहां भाई? ऊर्जा ना तो खत्म हो सकती ना बन सकती, तो गई कहां ऊर्जा? तो भैया ऊर्जा कहां गई कि जो धारा प्रवाहित हो रहा था, उस प्रवाहित धारा के कारण जो ऊर्जा उसको मिली थी उसको हीट में उसने कन्वर्ट कर दिया। ठीक, चलिए आगे कर लेता हूं मैं बात अपने अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 12 में। तो भाई ये तो साफ सुथरा सा प्रश्न था, विद्युत मोटर का नामांकित चित्र बनाइए, है ना? विद्युत मोटर का नामांकित चित्र बनाइए। चलिए चित्र ही इसमें पूछा है, लेकिन भैया ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ चित्र पूछा जाए। आने वाले प्रश्न पत्रों में या फिर इसके पिछले प्रश्न पत्रों में भी अगर आप देखेंगे तो यहां पर पूछ लिया जाता है कि विद्युत मोटर का नामांकित चित्र बना करके उसका वर्णन कीजिए या सचित्र वर्णन करें। विद्युत मोटर का सचित्र वर्णन करें, सचित्र मतलब चित्र बनाकर वर्णन करें। तो भैया चित्र बना दिया, नामांकित चित्र बनाने बोला तो बन गया नामांकित चित्र। क्या है भाई? ये जो दिख रहा है एस और एन, ये क्या हो गया? ये हो गया चुंबक। ए बी सी डी क्या है? मैं इधर लिख लेता हूं, एस और एन, ये क्या है भाई? ये है हमारा चुंबक। अच्छा, इसमें आपको दिख रहा है जो ए बी सी डी, ये क्या है भैया? ये जो आपको दिख रहा है ना ए बी सी डी, ये ए बी सी डी क्या है? तो ए बी सी डी हो जाते हैं क्या? आर्मेचर। ये क्या है? आर्मेचर। ठीक है, अब आर्मेचर क्या होता है भाई? तो आपको पता है सॉफ्ट आयरन के कोर पे कॉपर के तार को लपेट के बनाई जाती है कॉइल, उसी को कहते हैं हम आर्मेचर। सॉफ्ट आयरन के कोर पे कॉपर के तारों को लपेट कर बनाई जाती है आर्मेचर। तो एबीसीडी हो गया आर्मेचर। अच्छा, इसके बाद तो आपको दिख रहा है कि भैया यहाँ पे पी क्यू जो है ना, ये पी और इधर साइड से लगा हुआ है क्यू। तो पी क्यू क्या है? तो पी क्यू है भैया विभक्त वलय। ये क्या है? विभक्त वलय। पी क्यू हो गया हमारा विभक्त वलय। अब इसमें 2 पॉइंट और दिख रहे हैं, एक्स और वाई। तो एक्स और वाई क्या है? तो एक्स और वाई जो है ये है हमारे कार्बन ब्रशेस। ये है कार्बन के ब्रश। कार्बन ब्रश क्या करता है भाई? तो ये वलय को घिसता है, ये वलय जो चल रहा है उसको घिस रहा होता है। तो ये हो गया भाई कार्बन ब्रश। अब ये जो आपको रॉड दिख रही है, ये रॉड क्या है भाई? धुरी। ठीक है, अच्छा अब क्या करें भाई? तो बाहर ये दिख रही है आपको विद्युत स्रोत मतलब बैटरी। ये के क्या है? कुंजी। ठीक है, के और लिख लेता हूं मैं, के क्या है भाई? ये हो गई कुंजी। कुंजी मतलब स्विच। कुंजी का मतलब स्विच है ना, जिसे ऑन ऑफ करेंगे। ये हो गया हमारा पूरा इसका अरेंजमेंट। ठीक है, क्या किया भाई? तो यहाँ पे 2 साउथ नॉर्थ पोल रखे, उसके बीच में आर्मेचर लगा, एक शाफ्ट पे इन दोनों वलयों को रोक दिया, मतलब वहां पे कस दिया। और इसी वलय के साथ में यहाँ पे दोनों तरफ कार्बन के ब्रश लगे हैं जो इसको घिसेंगे, मतलब इसमें विद्युत आपूर्ति को बनाए रखने में मदद करेंगे। भाई तार अगर ऐसे लपेट देते तो ये जब घूमता तो पूरे तार को लपेटने नहीं शुरू कर देता क्या? तो भाई इसने शोल्डर नहीं कर सकते, लपेट नहीं सकते, मुझे कोई घिसने वाला एलिमेंट चाहिए। तो भैया इसने घिसा, मतलब यहां से पॉजिटिव से यहां से धारा निकलेगी, यहां पे आई धारा निकलेगी, ऐसी होती हुई ये होती हुई ये वापस इसमें से होकर के वापस नेगेटिव में आ जाएगी। तो ये हो गया भाई हमारा विद्युत मोटर का नामांकित चित्र, मतलब ये हो गया हमारा पूरा विद्युत मोटर। ठीक है, पेपर में जब भी नामांकित चित्र आए तो भैया बाकायदा स्केल और पेंसिल का प्रयोग करें और बहुत ही अच्छे से डायग्राम्स को ड्रॉ करें। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है प्रश्न संख्या 12 का अथवा। क्या है भाई? तो किसी छड़ चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचिए। तो ये देखिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसी छड़ के चारों तरफ कैसी होती है? तो हमें पता है कि इनसाइड जो होती है वो होती है साउथ से नॉर्थ, और आउटसाइड जो होती है क्या? नॉर्थ से साउथ। आउटसाइड कैसी होती है भाई? तो नॉर्थ से साउथ। ठीक है, मतलब नॉर्थ से जो फील्ड लाइंस है वो बाहर निकलती हैं और साउथ से पूरी फील्ड लाइंस अंदर आ रही होती। ठीक, तो ये पूरी कैसी बनती है? ऐसी वक्र जैसी। और ये 2 वक्र एक दूसरे को कभी भी कैंसिल आउट नहीं करते। ये अगर यहां पे अपन वक्र बनाए तो ये वक्र एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करते, मतलब कहीं पे प्रतिच्छेद नहीं करती। क्यों नहीं करती भाई? क्योंकि अगर ये रेखाएं प्रतिच्छेद कर देंगी तो एक ही जगह पे 2 दिशा में बल हो जाएगा, जो कि संभव नहीं है। एक ही बिंदु पर किसी एक ही दिशा में बल हो सकता है। तो इसलिए ये भैया इस तरीके से बन जाती है क्या? चुंबकीय बल मतलब चुंबकीय क्षेत्र रेखा। इसको बनाने के लिए कैसे किया था? तो एक एक्सपेरिमेंट था। उस एक्सपेरिमेंट में क्या किया था भाई? एक हमने छड़ चुंबक ले लिया था साउथ और नॉर्थ पोल, और हमने इसके बाहर में ऐसे लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को इस तरीके से बिछा दिया। जब हमने ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों को बिछा दिया तो थोड़ी देर के बाद हमने पाया कि भाई ये जो छोटे छोटे टुकड़े थे, ये जो छोटे छोटे ऐसे टुकड़े हमने इधर बिछा के रखे थे, ये पूरे छोटे छोटे टुकड़ों ने कुछ काम किया और थोड़ी देर में ये क्या हो गया भाई? ये बन गया ऐसे, ये साउथ पोल और ये वही नॉर्थ पोल, और ये जो लोहे के छोटे छोटे टुकड़े थे वो एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में ऐसे अरेंज होने लगे, ये ऐसे अरेंज होने लगे।
ये सारे टुकड़े इस तरीके से अरेंज हो, मतलब क्या भाई, अंदर तरफ साउथ से नॉर्थ और बाहर तरफ क्या, ये नॉर्थ से बाहर निकले ना, बाहर निकले और यहां पे आकर के साउथ पे टर्मिनेट हो गए। तो ये बना दिए, ये हो गया हमारा क्या, चुंबकीय क्षेत्र रेखा। ठीक है, क्या होती है भाई इसमें, इनसाइड साउथ से नॉर्थ और आउटसाइड नॉर्थ से साउथ, इनसाइड साउथ से नॉर्थ और आउटसाइड नॉर्थ से साउथ। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं अपने प्रश्न संख्या 13 के ऊपर। प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं, इसके नियम को लिखिए। प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं? जो परावर्तन है ये होता है भाई कि किसी सतह से, अगर मान लीजिए एक प्रकाश जो है इस एक सोर्स से, यहां से प्रकाश की किरण चली और आकर के ये क्या हो गई भाई, यहां पे टकराई, टकराने के बाद ये इधर चली गई। ठीक है, जब इधर टकराने के बाद चली गई तो इसी को हम कहते हैं क्या, प्रकाश का परावर्तन। मतलब क्या, किसी प्रकाश किरण का किसी सतह से, ये रहा भाई सतह, इस सतह से टकरा के लौट जाना, इस सतह से टकरा कर लौट जाना, इस सतह से टकराकर लौट जाना ही कहलाता है क्या, प्रकाश का परावर्तन। मतलब प्रकाश किसी सतह से टकरा के जब लौट जाएगी तो इसको कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। अब इसके नियम, तो नियम में क्या करेंगे, ये एक प्रकाश सोर्स से आ रही है, इस पॉइंट पे टकराई तो इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन, जहां पे ये पॉइंट मतलब बनता है जहां पे आकर के ये प्रकाश टकराएगी। इस टकराए हुए पॉइंट पे हम ड्रॉ करते हैं एक क्या, लंब। क्या ड्रॉ करते हैं, एक लंब। इसको कहते हैं हम क्या, अभिलंब। इसको हम कहते हैं क्या, अभिलंब। ठीक है, ये क्या हो जाएगी, इधर से जो आ रही है ये हो गई हमारी आपतित किरण, ये हमारी क्या है, आपतित किरण। ये इधर चली गई तो ये क्या हो जाएगी, ये परावर्तित किरण, ये हो गई हमारी परावर्तित किरण। मतलब ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, और इनके बीच में जिस पॉइंट पे आके टकराई थी वहां पे बन जाता क्या, अभिलंब। तो भैया इसका नियम, तो इसका नियम ये कहता है कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो बना हुआ कोण होगा उसको कहते हैं थीटा आई, और ये हो गया थीटा आर। मैं जरा दोनों को बता दे रहा हूं। थीटा आई का मतलब क्या होता है भाई, तो ये होता है आपतन कोण, ये क्या होता है, आपतन कोण। और थीटा आर का मतलब क्या है भाई, तो थीटा आर का मतलब है परावर्तन कोण, इसका मतलब है परावर्तन कोण। तो मतलब आपतन कोण और परावर्तन कोण, दो कोण बन जाते हैं वहां पे। तो नियम देख लेते हैं एक बार। नियम क्या होता है भाई, तो नियम होता है आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। मतलब फर्स्ट नियम कहता है कि जो थीटा आई है वो सदैव बराबर होगा थीटा आर के, कोण आई जो है वो हमेशा ही बराबर होगा कोण आर के। दूसरा, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। मतलब ये ऐसा नहीं कि एक किरण इधर से आ रही है और टकरा करके इधर चली जाएगी, नहीं, अगर इधर से आ रही है तो इधर ही निकलेगी भाई। ये ऐसा, ये एक ही तल में, ये इधर से इधर, मतलब इसके पीछे एक तल रखूं तो ये इसी तल में। अगर ये ऐसा चली गई, ये ऐसा चली गई, तो देखिए ये दूसरे तल में चली गई, है ना, परपेंडिकुलर निकल गई। तो भाई सेम तल में होने का मतलब क्या होता है कि ये जो लाइन बीम आ रही है इसके पीछे अगर एक प्लेन रखूं, एक समतल रखूं, तो सभी उसी में होंगे। इसीलिए कहते हैं आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। यह हो गया भैया हमारा प्रकाश का परावर्तन का नियम। अब करते हैं बात क्या कि भैया जो दो पॉइंट्स, मतलब इसी के और में दो पॉइंट्स है, परिभाषित कीजिए। पहला है लेंस की क्षमता और दूसरा है आवर्धन। तो लेंस की क्षमता का मतलब क्या, लेंस क्यों बनाया था, तो हमने लेंस इसके लिए बनाया था कि भैया ये प्रकाश को क्या कर दे, ये प्रकाश को अपवर्तित कर दे। अब लेंस जितनी जल्दी अपवर्तित कर देगी उतनी ज्यादा लेंस की क्षमता। और यही एक लेंस यहां पे मैं फॉर्म करता हूं, इसने जो किया, ये प्रकाश की किरण आई, ये यहां पे, तो इन दोनों में किसकी बात करेंगे, कौन सबसे बेहतर, मतलब लेंस की क्षमता किसकी ज्यादा होगी। लेंस की क्षमता का मतलब तो पहले ये समझ लीजिए कि भाई इसका अपवर्तन जितना जल्दी करा दे, जितना जल्दी करा दे, मतलब जिसकी फोकस दूरी जितना कम होगी उतनी ज्यादा लेंस की क्षमता होगी, जिसकी फोकस दूरी ज्यादा होगी उसकी लेंस की क्षमता उतनी कम होगी। मतलब लेंस की क्षमता क्या होती है भाई, तो लेंस की क्षमता बराबर 1/, फोकस दूरी। क्या होती है, 1/, फोकस दूरी। परिभाषित करने को बोल रहे हैं, तो लेंस से गुजरने वाली प्रकाश किरणों को आपतित हो तो परावर्तन के कारण कुछ किरणें विस्थापित हो जाती हैं, अतः लेंस आपतित प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। मतलब क्या भाई, ये यहां से देख लेंगे, आपतित प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता, है ना, अपवर्तित करने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। फॉर्मूला क्या होता है भाई, लेंस की क्षमता बराबर 1/, फोकस दूरी।
है ना, यूं कहूं कि P इज इक्वल्स टू 1/f। ठीक है, ये कब, जब मीटर में हो, जब क्या गिवन हो भाई, फोकस मीटर में। अगर यही फोकस गिवन होता सेंटीमीटर में तो P इज इक्वल्स टू 1/f की जगह पर हो जाता 100/f, जहां f किस में होगा भाई, सेंटीमीटर में। यहां पर f किस में है भाई, मीटर में। ठीक है, और इसका सबसे इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा ही जाता है भाई, अभी भी ये पूछ ही लिया, आपको सिंगल मार्क्स में नहीं पूछा था, लेकिन आप और पेपर देखेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। डायोप्टर, डायोप्टर जो है इसकी एसआई मात्रक है, इसकी एसआई मात्रक, किसकी, लेंस की क्षमता की जो एसआई मात्रक है वो क्या होता है, डायोप्टर। डी से डिनोट करते हुए डायोप्टर को, ये इंपॉर्टेंट है डायोप्टर, बिल्कुल फिक्स है, आना ही आना वाला सवाल है भाई, क्योंकि यहां पे हमको परिभाषित करने में पूछ लिया तो हमको लिखना ही पड़ेगा, नहीं तो ऑब्जेक्टिव्स में भी पूछा जा सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स में भी पूछा जा सकता है। अगला बात कर लेता हूं मैं आवर्धन की, किसकी, आवर्धन। तो आवर्धन क्या होता है भाई, तो आवर्धन जो होता है, आवर्धन वो जनरली आप ऐसा समझते हो, जूम इन जूम आउट करते हैं, फोटोज को जूम कर दिया, जूम इन जूम आउट, वही तो है आवर्धन। आवर्धन का मतलब ये होता है, आप इसको आवर्धन कैसे याद रख लेंगे, मियो, MIO, क्या याद रखेंगे, मियो। आवर्धन जब भी याद आए तो क्या करेंगे, मियो। मियो मतलब क्या, M इक्वल्स टू आई अपॉन ओ, M इक्वल्स टू आई अपॉन ओ। इसका मतलब क्या है मैं बता रहा हूं, M मतलब होता है मैग्निफिकेशन, M मतलब मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन मतलब वही आवर्धन। ठीक है, तो ये हो गया भाई आवर्धन, आवर्धन बराबर I मतलब क्या, प्रतिबिंब, ऊपर क्या हो गया भाई, प्रतिबिंब, बटे में O मतलब क्या, ऑब्जेक्ट, है ना, ऑब्जेक्ट मतलब क्या, वस्तु। अब अगर आपसे बात करते हैं कि भाई M निकालो, तो आप कह सकते हैं प्रतिबिंब, तो मतलब HI अपॉन HO भी इसका एक फॉर्मूला हो जाएगा, और एक हो जाएगा आपको ये V अपॉन U। अब कहेंगे ये सब क्या है, तो HI मतलब, HI का मतलब क्या भाई, तो हाइट ऑफ इमेज, है ना, प्रतिबिंब की ऊंचाई, और HO का मतलब तो वस्तु की ऊंचाई। वैसे ही V मतलब क्या होता है भाई, प्रतिबिंब की दूरी, और U मतलब क्या होता है, तो U होता है वस्तु की दूरी। मतलब क्या समझे कि भाई प्रतिबिंब की दूरी अपॉन वस्तु की दूरी हो, मतलब दूरी हो तो V अपॉन U, अगर हाइट की बात हो तो HI अपॉन HO। मतलब क्या है, जूम इन जूम आउट का मतलब क्या होता है, ये एक तरीके का रेशियो है, ये क्या है, एक तरीके का रेशियो, ये एक तरीके का अनुपात है। कैसा अनुपात है भाई, प्रतिबिंब और वस्तु के डायमेंशन का, प्रतिबिंब और वस्तु के डायमेंशन को। तो चलिए देख लेते हैं। आवर्धन से तात्पर्य लेंस की सहायता से किसी वस्तु को नेत्रहीन रूप से बड़ा करने की क्रिया से, मतलब ऐसा कह सकते हैं वस्तु भौतिक रूप से बड़ी नहीं होती, बल्कि केवल बड़ी दिखाई देती है, मतलब वो बड़ी छोटी हुई नहीं है, सिर्फ दिखाई दे रही है। हम लेंस लगा करके इसको आवर्धित कर लेते हैं, है ना, छोटी भी कर सकते हैं और बड़ी भी कर सकते हैं। तो ये हो गया भैया लेंस की क्षमता और आवर्धन की परिभाषा। ठीक, चलिए आगे बढ़ता हूं मैं अपने अगले प्रश्न संख्या 14 के ऊपर। श्वेत प्रकाश के विक्षेपण से आप क्या समझते हैं, कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के विक्षेपण का नामांकित चित्र बनाइए। तो भाई देखिए, कांच से अगर विक्षेपित करने की मैं बात करता हूं तो ये हो गया भैया कांच, यहां से एक श्वेत प्रकाश जाएगी। अब चूंकि ये कांच का बना हुआ तो क्या होगा, अपवर्तन। अब अपवर्तन के फलस्वरूप ये अपने अपने कलर्स में विभक्त हो जाएंगे, ये अपने अपने रंगों में विभक्त हो जाएंगे। तो भाई जो सबसे ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा वो मिलेगा रेड, और सबसे नीचे की तरफ जो देखने को मिलेगा वो मिलेगा क्या, बैगनी। ठीक है, और जो इनके बीचों बीच देखने को मिलेगा वो मिलता है, अपन एक और कलर बनाते हैं येलो। अब क्या क्या कलर्स हमको देखने को मिल गया भाई, तो यहां पर देखने को मिल गया सबसे नीचे V, ऊपर R। इनका ऑर्डर मैं लिख देता हूं, इनका ऑर्डर होता है VIBGYOR, या फिर अपन ऐसा कह सकते हैं इसको बैगनी, है ना, और ये हो गया हमारा लाल। तो या तो इसको ऐसा याद रख सकते हैं विबग्योर, उल्टा की तरफ से पढ़ेंगे तो विबग्योर है, या फिर ऐसा भी रख सकते हैं बैनी, उल्टा लिखता हूं मैं, बैनी आ ह पी ना ला। ठीक है, बै मतलब बैंगनी, बै का मतलब बैंगनी, नी का मतलब तो नीला,
ठीक है। आ का मतलब आसमानी, ह का मतलब हरा, पी का मतलब पीला, ना का मतलब नारंगी और ला का मतलब लाल। तो सभी के नाम याद हो गए और उल्टे साइड से याद रख लें क्या, बैनी आह पिनाला, क्या बैनी आह पिनाला। 7 रंग होते भाई इसके अंदर। ये कुल कितने रंग है, ये कुल 7 रंग होते, ठीक है। और ये 7 रंग कैसे प्रदर्शित होते, तो ये देखिए, ये एक व्हाइट प्रकाश गई यहां से टकराई और टकराने के बाद अपने अपने कलर्स में स्प्लिट हो जाती। इसका कारण क्या है स्प्लिट अप का, तो भाई ये क्या दिख रहा है आपको दिख रहा है प्रिज्म। प्रिज्म मतलब क्या, ये परावर्तक सतह है ना, ये जो है सॉरी ये अपवर्तक सतह है, अपवर्तित करता है, ठीक है। प्रकाश की किरणों को क्या करता है भाई, अपवर्तित, अपने अंदर से जाने देता है और उनको बेंड कर देता है। तो देखिए प्रकाश का विक्षेपण प्रिज्म से गुजरने पर अपने घटक रंगों में सफेद प्रकाश की किरण का विभाजन होने की घटना है। 7 रंगों के बैंड को प्राप्त दृश्यमान स्पेक्ट्रम कहा जाता है। मतलब ये जो दिख रहा है, ये विबग्योर जिसको कह रहे हैं, बेजानिया पिनाला जिसको कह रहे हैं, इसी को कहते हैं क्या, दृश्य प्रकाश। हम इसी को देख सकते हैं। ये पूरे जब मिक्सअप होकर के आते हैं तो हमको श्वेत दिखते हैं और अलग अलग कर देंगे तो ये अलग अलग रंगों के देखने शुरू हो जाते हैं। ये दृश्य प्रकाश है। विक्षेपण इसलिए हो रहा है क्योंकि सफेद प्रकाश के रंग कांच के प्रिज्म के माध्यम से विभिन्न गति से यात्रा करें। क्यों हो रहा है भाई, क्योंकि जो लाल रंग का गति और बैगनी रंग का गति है वो कांच के अंदर से अलग अलग है। कांच के अंदर से बैगनी रंग अलग स्पीड से चल रहा है और लाल रंग अलग स्पीड से चल रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। चलिए इसके अथवा को देखते हैं। इसका अथवा यह है कि स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है। भाई स्वच्छ आकाश जो होता है, साफ होता है, उसको नीला ही क्यों दिखता है। तो देखिए सूर्य से आने वाले, अपन ने इसकी बात कर लेते कि यह प्रकीर्णन के कारण होता है। भाई किसके कारण होता है, प्रकीर्णन। प्रकीर्णन में क्या होता है कि श्वेत प्रकाश जो आ रही है, जो वातावरण में हमारे गैस के कण है उससे टकरा करके फैल जाती है और उससे जो सबसे ज्यादा रंग हमारी आंखों तक पहुंचता है वो पहुंचता है नीला। इसीलिए जो आकाश का कलर है वो नीला दिखता है। चलिए तो भाई यहां तक हमारा ये होता है पूरा 2021 का पूरा क्वेश्चन खत्म। मतलब फिजिक्स में इतने क्वेश्चंस आए थे, वो देखिए हमने जो किया था ना क्वेश्चंस, किसमें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अंदर वही तो थे सब, कुछ अलग से कुछ भी नहीं आया, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही आपको देखने को मिले। तो भैया अभी के लिए क्या करना है, तो अभी के लिए करना है इस वीडियो को लाइक, इस चैनल को सब्सक्राइब और इसको अपने दोस्तों में कर देना है शेयर, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स लेकर के आया है आपके लिए फ्री एजुकेशन फ्रॉम क्लास 6 to 12th, जहां पे आपको सभी सब्जेक्ट्स के सारे चैप्टर्स के वीडियोस मिल जाते हैं बिल्कुल फ्री। तो देखते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे अपने अगले चैप्टर्स के या फिर यूं कहें अगले सेशंस के, अगले जो वर्षों के कुछ और क्वेश्चन पेपर्स के साथ में, कुछ और प्रश्न पत्रों के साथ में। तब तक के लिए आप बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।